जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Let's start the second class of the new batch of English language course. We are studying vocabulary. अच्छा, vocabulary का मतलब मैंने शुरू में बताया था कि जो आसान लफ्ज़ हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनका जो मुश्किल वेरिएंट होता है, वो vocabulary कहलाता है. For example, we are having a word written over here that is called generic. For example, we guys usually say that बड़ी जनरल सी बात है यार, और बड़ी नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या है. और हम इंग्लिश में कहते हैं ना कि यार व्हाट्स सो वंडरफुल इन इट, इट्स अ वेरी जनरल थिंग. तो जनरल तो बहुत इजी लफ्ज है. मतलब नॉर्मली अगर कोई भी बंदा ये बात कर रहा है कि व्हाट्स सो स्पेशल इन दिस थिंग, इट्स अ वेरी जनरल थिंग. सो जनरल इज बेसिकली अ वेरी इजी वर्ड. इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड जनरल, वी कैन यूज द वर्ड जेनेरिक. ठीक है, दैट इट्स अ वेरी जेनेरिक थिंग. Rather than saying this that it's a very general thing, we can say that it's a very generic thing. Generic का मतलब होता है बहुत आम सी कोई चीज होती है, बहुत कॉमन कोई चीज होती है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई चीज है, बहुत ही कॉमन कोई चीज है, कोई स्पेशलिटी नहीं है उस चीज के अंदर. इफ समथिंग इज वेरी कॉमन, इफ समथिंग इज वेरी जनरल, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड दैट इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, मतलब क्राइम्स आर वेरी कॉमन इन कराची. Rather than using this word common, we can say that crimes are very generic in Karachi. It sounds good. It's a different word. It's a difficult word. It portrays a good impression of yours. Okay? So instead of using the word general or common, you can use the word generic. Okay? For example, the shop sells generic products on sale price. कुछ जनरल चीजें हैं, आम सी चीजें हैं शॉप में, वो सेल पे लगाई हुई हैं लोगों ने. जैसे कि मैंने एक और सेंटेंस बनाया कि स्ट्रीट क्राइम्स आर वेरी जेनरिक इन कराची. कोई और एक जुमला बना सकते हो, आप में से कोई एक सेंटेंस बना सकते हो. सोचो जेनरिक का. जेनरिक मीन्स समथिंग दैट इज वेरी जनरल, दैट इज वेरी कॉमन. द कल्चर ऑफ सिंध इज वेरी जेनरिक. ठीक है, ठीक है. is very generic. Achieving A plus grade in board exams in Sarazan coaching center is very generic. ठीक है. Another word is germane. अच्छा, germane means relevant and useful. अच्छा, for example, if I am saying something to you that is very useful to you, that is very useful to you, मतलब मैं अगर आपसे कोई ऐसी बात कह रहा हूँ जो आपके बड़े काम की है, आपके बड़े फायदे की है, रेलेवेंट है. मतलब यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर बैठ के जो है वो इस क्लास में कोई क्रिकेट के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो उससे शायद आपको कोई इतना फायदा ना पहुंचे, वो आपके लिए रेलेवेंट ना हो, आपके लिए इतनी अहम, इतनी इंपॉर्टेंट ना हो. रादर देन, अच्छा, अहम का मतलब क्या है? अगर मैं इंग्लिश क्लास ले रहा हूँ और मैं इंग्लिश में भी आपसे बात कर रहा हूँ या इंग्लिश आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपके लिए अहम है, ये रेलेवेंट है, ये आपके लिए यूजफुल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड रेलेवेंट, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड इंपॉर्टेंट, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड यूजफुल, यू कैन यूज द वर्ड जर्मेन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द टिप्स गिवन बाय सर अजान रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम्स वर वेरी जर्मेन. The tips given by Sir Azan for the board exams were very germane. Germane means हमारे बड़े फायदे की थी, वो यूजफुल थी. हम उर्दू में तो कहते हैं ना ये चीज बड़े फायदे की है हमारी, इंग्लिश में कहते हैं इट वॉज वेरी यूजफुल टू अस. बट दोनों लफ्ज बहुत फजूल है. एक अच्छा लफ्ज जो कि सुनने में भी अच्छा लगे, सामने वाले को पढ़ने में भी अच्छा लगे, दैट वर्ड इज germane. Germane means relevant and useful. For example, his answer was germane to the topic discussed. एक टॉपिक पे बात हो रही थी, उसमें उस बंदे ने एक बात कही, एक आंसर दिया जो कि बड़ा जर्मेन था. वेरी गुड, यानी कि बड़ा अहम था, बड़ा यूजफुल था. हाँ, काइंड ऑफ यूज किया जा सकता है. ठीक है. तो जर्मेन मीन्स समथिंग दैट इज वेरी यूजफुल, समथिंग दैट इज वेरी रेलिवेंट, समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अच्छा, अनदर वर्ड इज ग्लैमर. ग्लैमर इज अ वर्ड दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ. इट्स नॉट अ वेरी एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, यानी कि ये एक ऐसा लफ्ज नहीं है कि जो बहुत मुश्किल लफ्ज है. यूजुअली वी आर यूजिंग दिस वर्ड डेली इन आवर लाइफ, दैट यू आर लुकिंग वेरी ग्लैमरस, यू आर. अच्छा, ग्लैमर का मतलब होता है चार्मिंग, फैसिनेशन, कोई बहुत जबरदस्त लग रहा है देखने में, ऐसे ही है काइंड ऑफ. और कोई देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, कोई देखने में उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लग रही है, दूर से वो बंदा नजर आ रहा है, सो हम कहेंगे कि वो बंदा ग्लैमरस है. यानी कि रादर देन सेइंग यू आर लुकिंग गुड, मतलब ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाली इंग्लिश है ना कि यू आर लुकिंग गुड.
यू आर लुकिंग ग्लैमरस। ठीक है। अच्छा, ग्लैमरस यूजुअली जो है वो सेलिब्रिटीज के लिए यूज किया जाता है। कोई मूवी स्टार है, फिल्म स्टार है, जो दूर से देखने में पता चल रहे हैं, प्रोटोकॉल उनके साथ मौजूद है, लुक्स में बहुत अच्छे लग रहे हैं, कपड़े बहुत अच्छे हैं, फैंसी कपड़े हैं। So instead of saying, see, he is looking very good, see, he is looking very charming, see, he is looking very fascinating, we can say that he is looking very glamorous. Glamorous is a very beautiful word that sums up all these things in a one simple word, that is glamorous. Glamorous means जो देखने में बहुत अच्छा हो, charming हो। For example, the movie star glamour attracted everyone in the event. यानी कि मूवी स्टार का जो ग्लैमर था, जो चार्म था, जो उसका ऑरा था, उसने क्या किया, बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया। ठीक है, यानी अपनी तरफ मुखातिब किया। ग्रेजुअल, क्या चीज? ग्रेजुअल भी डेली यूज होता है। ग्रेजुअल इज येट अनदर वर्ड विच इज एग्जैक्टली, ग्रेजुअल इज येट अनदर वर्ड दैट इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। ग्रेजुअल का मतलब होता है आहिस्ता। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे मैं एक लेक्चर दे रहा हूँ और मेरे लेक्चर देने की स्पीड बहुत स्लो है, तो आप लोग कहोगे सर द स्पीड ऑफ योर लेक्चर इज वेरी ग्रेजुअल। और ग्रेजुअल का मतलब होता है बहुत आहिस्ता, बहुत स्लो, बहुत स्टडी। मिसाल के तौर पे लाइन का पानी आ रहा है, लेकिन पानी बहुत स्लो स्पीड से आ रहा है, ग्रेजुअल स्पीड से आ रहा है। क्या चीज? टर्टल इज अ ग्रेजुअल एनिमी animal. Turtle walks gradually. Turtle is not a gradual animal. Turtle walks gradually. For example, snail walks gradually. Snail होता है ना, बहुत आहिस्ता 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 रेंग रेंग के चल रहा होता है। ग्रेजुअल का मतलब होता है आहिस्ता। द बेबी इज वॉकिंग वेरी ग्रेजुअली। छोटा बच्चा बहुत ग्रेजुअली वॉक कर रहा है। ग्रेजुअल का मतलब होता है आहिस्ता। Very good. A very good sentence, a very amazing sentence that I walk in the park at a very gradual speed. Gradual का मतलब होता है आहिस्ता, slow. There was a gradual improvement in his health after the treatment. यानी इलाज के बाद उसकी सेहत में क्या थी? आहिस्ता आहिस्ता फर्क आ रहा था इलाज के बाद। क्या यहाँ तक के वर्ड्स क्लियर हैं? आप दोनों को क्लियर है पीछे वाले? पक्की बात है। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है ग्राफिक, रियलिस्टिक। अच्छा, कोई भी चीज, हाँ आगे पबजी पे तुम घूम फिर के। तो ग्रेजुअल, सॉरी, ग्राफिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी अट्रैक्टिव, समथिंग वेरी रियल लुकिंग लाइक। मतलब अगर कोई चीज बहुत रियल लग रही है, बहुत चीज बहुत रियलिस्टिक लग रही है, जैसे कि तुम लोग कोई मूवी देख रहे हो जिसमें डायनासोर्स है, वो ऐसा लग रहा है कि यार असल में निकल के ना आ जाए, और बड़ा एक रियलिस्टिक सा माहौल लग रहा है। कोई बुक पढ़ रहे हो, उसमें कोई पिक्चर्स हैं, वो बड़ी रियलिस्टिक लग रही हैं, यानी कि है वो बनी हुई, लेकिन वो देखने में बहुत रियलिस्टिक लग रही है, तो हम कहेंगे उसको कि वो ग्राफिक लग रही है। ग्राफिक का मतलब होता है रियलिस्टिक लगना। रियलिस्टिक लगना यानी कि है वो असली चीज नहीं, लेकिन लगना कि वो असली है। ग्राफिक डिजाइनिंग का लफ्ज भी उससे ही निकला है। इवन ग्राफिक डिजाइनिंग वर्ड हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड ग्राफिक, बिकॉज ग्राफिक मीन्स रियलिज्म, समथिंग दैट इज नॉट रियल बट इट लुक्स रियल। एग्जैक्टली, है नहीं रियलिस्टिक, लेकिन वो लग रही है रियलिस्टिक, तो ऐसी चीज को हम कहेंगे कि इट इज ग्राफिक। ठीक है। जैसे कि द बुक कंटेन्स ग्राफिक पिक्चर्स। ग्राफिक पिक्चर्स मीन्स, ग्राफिक पिक्चर मीन्स रियलिस्टिक पिक्चर्स। अब रादर देन यूजिंग द वर्ड ग्राफिक, इफ आई से दैट द बुक कंटेन्स रियलिस्टिक पिक्चर्स, रियलिस्टिक बहुत बच्चों वाली इंग्लिश है, लेकिन हम उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? ग्राफिक पिक्चर्स। ठीक है। तो ग्राफिक मीन्स कि कोई भी चीज का बहुत रियलिस्टिक होना, बहुत हकीकत लगना। अनरियलिस्टिक भी होता है बिल्कुल। यकीन ना आ रहा हो, ऐसे ही है। दोनों वर्ड्स में वो यूज होता है कि वो चीज है और हमें यकीन ना आ रहा हो, या तो वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, तो दोनों वर्ड में अनरियलिस्टिक यूज होता है। तो ग्राफिक मीन्स इफ समथिंग इज नॉट रियल बट इट लुक्स वेरी रियल। ठीक है। सो इट्स अ ग्राफिक कंटेंट। अच्छा जी, हमारी जी की ना इतनी वोकैबलरी थी, जी में इतने ज्यादा वर्ड्स है नहीं, मुश्किल। अच्छा, बेसिकली ये जो मैं वोकैबलरी आप लोगों को करवा रहा हूँ ना, 200 वर्ड्स के ये मेरे अपने नोट्स हैं, जिससे मैं देख के भी करवा रहा होता हूँ। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन आई विल प्रोवाइड यू द एंटायर पीडीएफ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट एज वेल, सो दैट इस मतलब 3 महीने के कोर्स के बाद भी जो है वो आप लोग इसको रिवाइज करते रहो, अपनी आमतौर पर जिंदगी में उन वर्ड्स का इस्तेमाल करते रहो। एग्जैक्टली। और उसमें पता है क्या है कि
एक महीने आप लोगों को मजीद लगेंगे उन वर्ड्स को इस्तेमाल करने में, फिर आपके खुद के दिमाग में वो वर्ड्स बस जाएंगे, और फिर आप यूजुअली जब अपनी राइटिंग कर रहे होगे तो उन्हीं लफ्जों का इंतखाब करके लिख रहे होगे। दूसरी चीज मैंने एक और बताई थी कि हमारे पास एक और डॉक्यूमेंट होता है जो कहलाता है ऑक्सफोर्ड 3000। अच्छा, बेसिकली दिस लिस्ट हैज बीन इशूड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड लंदन। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने ये लिस्ट इशू करी है और इसमें 3000 लफ्ज हैं। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये कहती है कि जिसने इन 3000 लफ्जों पे उबूर हासिल कर लिया उसने मुकम्मल इंग्लिश पे ग्रिप हासिल कर ली। अच्छा, ये 3000 लफ्ज आसान है मेरे इन 200 लफ्जों से, मेरे ये 200 लफ्ज बहुत मुश्किल है। इन 3000 में से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी होंगे जो आपको इजीली आते होंगे। खैर, चाहे ये हो। अच्छा, मेरे वाले जो 200 वर्ड्स है उनका डॉक्यूमेंट ये है, चाहे ये हो, दोनों के पीडीएफ और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो इस कोर्स में होनी है वो आप लोगों को बाय द एंड ऑफ दिस सेशन भी मिल जाएगा, ताकि चीजें समझ तो लो लेकिन आगे जाके उनको इम्प्लीमेंट भी कर पाओ। क्या कर पाओ? सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द एच वोकैबुलरी। अच्छा, इन एच वोकैबुलरी द फर्स्ट थिंग इज हैबिटेट। अच्छा, हैबिटेट मीन्स होम एंड टेरिटरी। मुझे ये बताओ कि जो पोलर बेयर्स होते हैं, जो भालू होते हैं, वो क्या कराची में भी पाए जा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं? शाले फैसल में भालू पाया गया नॉर्दर्न एरियाज पे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हैबिटेट क्या है, मतलब रिहाइश गाह का क्या है भालुओं की? नॉर्दर्न एरियाज। अच्छा, मारखोर। मारखोर भी बकरे जैसा एक बकरे की नस्ल का एक एनिमल होता है। क्या मारखोर भी यहाँ कराची में पाया जा रहा होता है? माउंटेन्स पे होता है, पहाड़ी इलाकों पे होता है, सर्द पहाड़ी इलाकों में होता है। तो व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ मारखोर? हैबिटेट मींस द होम ऑफ मारखोर, वेयर द मारखोर लिव्स, नॉर्दर्न एरियाज, ठीक है। द होम ऑफ पेंगुइन्स फॉर एग्जाम्पल इज एंटार्क्टिका, ठीक है। पेंगुइन्स जो है वो कराची में तो नहीं पाए जा रहे होते, कराची के समुद्र में पेंगुइन स्विमिंग कर रहे हैं, ये वाला सिस्टम तो नहीं है। कहाँ पर होता है पेंगुइन? सर, जहाँ पर बर्फ की चादरें होती है पूरी पूरी, जैसे कि एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट है, वहां पर पूरी बर्फ की चादरें हैं। तो हम कहेंगे कि पेंगुइन का जो हैबिटेट है वो क्या है? एंटार्क्टिका। सो हैबिटेट मीन्स बेसिकली अ प्लेस ऑफ लिविंग। जैसे कि अलग अलग किस्म के सांप भी होते हैं, स्नेक्स, वो जरा नमी और मॉइस्ट जगहों पर रहना पसंद करते हैं। कुछ सांप ऐसे होते हैं जो कि ड्राई एरियाज में रहना पसंद करते हैं, कुछ सांप ऐसे होते हैं जो हमारे आस्तीन में रहना पसंद करते हैं। लेकिन खैर, जिन जिन जगहों पर उनकी रिहाइश गाह होती है, रिहाइश गाह को बेसिकली हैबिटेट कहा जाता है। जैसे कि ना बेटा, अगर ये वर्ड यूज कर लिया ना कभी भी आगे जिंदगी में जाके कि द लायन लिव्स इन द जंगल या द टाइगर लिव्स इन द जंगल, तो यकीन करो सामने जो भी ये सुनने वाला बंदा होगा ना वो उसी वक्त रिजेक्ट करेगा, चाहे जिस भी जगह पर हो। लिव्स का तो लफ्ज यूज ही नहीं करना है इन जानवरों के लिए। जानवरों की रिहाइश गाह को हैबिटेट कहा जाता है। जानवरों की रिहाइश का यूजुअली ना हम इंसानों में इसको यूज करते हैं ना ह्यूमरस वे। जैसे कि एक बंदा है, वो अपने कमरे से निकलता है, खाना वाना खाया, वापस अपने कमरे में जाके बंद हो गया, सरकास्टिक वे में। जैसे कि एक बंदा है, वो ना कोई फैमिली में टाइम देता है ना दोस्तों में टाइम देता है, बस आया बाहर, खाना वाना खाया, अपने कमरे में वापस लग गया, लैपटॉप पे लग गया, मोबाइल पे लग गया। तो हम मजाहिया तौर पर ये कह सकते हैं हिस रूम इज हिस हैबिटेट, मतलब इसकी रिहाइश गाह इसका कमरा है। लेकिन इंसानों के लिए यूजुअली नॉर्मल तर्ज पे यूज नहीं होता है, नॉर्मली जानवरों के लिए यूज होता है। इंसानों के लिए सिर्फ मजाहिया तौर पर यूज होता है हैबिटेट, लेकिन यूजुअली किसके लिए यूज होता है? जानवरों के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड इज रिटन हैबिटेट का होम एंड टेरिटरी। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ लायन इज द ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका। अच्छा, ग्रासलैंड मीन्स द प्लेस वेयर बाय फार वी सी इज द ग्रास ऑल द वे। तो ग्रास ही ग्रास होती है, जैसे गांव वगैरह में घास होती है, ऊंची ऊंची घास है, ग्रास लैंड है। और अफ्रीका में यूजुअली जो है वो हमारे क्या पाए जाते हैं? ग्रासलैंड्स, और लायन भी वहीं पर उनका हैबिटेट है। तो आज के बाद से बराए मेहरबानी जानवरों के लिए यूज नहीं करना कि द पेंगुइन लिव्स इन अंटार्कटिका, द लायन लिव्स इन ग्रासलैंड्स, ये नहीं होता। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ लायन इज grasslands of Africa. The natural habitat of penguin is Antarctica. The natural habitat of वाइपर स्नेक इज इंडियन जंगल्स। समझ आ रही है बात? तो हैबिटेट जानवरों की रिहाइशगाह के लिए यूज होता है, बड़ा खूबसूरत वर्ड है और इसको जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू करो। अच्छा, हेजी मीन्स मिस्टी, फॉगी, समथिंग दैट इज नॉट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इट्स यूज इन बोथ ऑफ द वेज। मिसाल के तौर पे अगर मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और धुंध पड़ी हुई है, मुझे असल में देखने में मुश्किल हो रही है, धुआं धुआं मेरे सामने है, धुंध मेरे सामने है, तो मैं ये कहूंगा द वेदर इज वेरी हेजी, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट सी द रोड अहेड ऑफ मी। द विंड इज वेरी हेजी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू सी द रोड अहेड ऑफ मी।
यानी कि धुंधला है रोड, तभी मैं नहीं देख पा रहा आगे, इस सेंस में भी यूज होता है और दूसरा कंसेप्चुअल सेंस में भी यूज होता है। सर द कंसेप्ट यू गेव इज वेरी हेजी, मतलब हमें क्लियर नहीं हो रहा कंसेप्ट। यानी ये हेजी का लफ्ज फिगरेटिव वे और रियल वे दोनों में यूज होता है। असल मायने हेजी का होता है धुंधलापना, जैसे कि सर्दियों में अमूमन सुबह के टाइम पे जो है वो स्मॉग पड़ रही होती है, पंजाब में बहुत ज़्यादा पड़ती है स्मॉग और फॉग वगैरह, तो हमें दूर का नज़र नहीं आता। ये असल मायने हैं हेजी के, कि धुंध की वजह से कुछ दूर का नज़र ना आना। लेकिन फिगरेटिव मायने भी हेजी के होते हैं कि सर आपने जो बात बताई ये क्लियर नहीं है, क्लियर की जगह आप हेजी यूज करो। सर द कंसेप्ट यू गिव टुडे इज वेरी हेजी टू अस, कैन यू प्लीज क्लियर इट। तो हेजी दोनों सेंटेंसेस में, दोनों फॉर्म्स में यूज होता है, ठीक है, गुड। काइंड ऑफ ऐसे ही है, वेरी गुड। द वेदर वॉज हेजी सो वी कुड नॉट सी द माउंटेन्स, मौसम बहुत धुंधला था तभी हम दूर के पहाड़ जो है वो नहीं देख पाए। अनदर वर्ड इज हीरोइक। हीरोइक मीन्स डेयरिंग या ब्रेव। हम बहुत सी कहानियां सुनते हैं कि उसने अपनी बहादुरी की वजह से बहुत से लोगों की जान बचा दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमला हुआ था, उसमें दो गार्ड जैसे थे जो कि गनमैन, उसके जो हमला करने वाले थे उनके सामने आ गए। आर्मी पब्लिक स्कूल की बहुत सी स्टोरीज हमारे सामने आती हैं कुछ बहादुर लोगों की, कि जो अपनी जान का नजराना पेश कर दिया और सामने आके जो है वो खड़े रहे। अभी ऑपरेशन बनियान फुल महसूस हुआ था जो कि वो इंडिया के अगेंस्ट हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों ने जो है वो हिम्मत जोड़ी थी और मतलब इंडिया पे जब अटैक किया था, जाहिर बात है सारी चीज़ें। तो हीरोइक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बहादुर होना, बहुत ज़्यादा बहादुरी शो करना, बहुत ज़्यादा दलेरी शो करना। इफ समवन इज वेरी ब्रेव, इफ समवन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इफ समवन शोज ब्रेवरी, बेसिकली वी कैन से दैट दैट पर्सन इज शोइंग हीरोइकनेस। हीरोइक का मतलब है बहादुर, हीरोइक का मतलब है ब्रेव, हीरोइक मीन्स डियरिंग ब्रेव। ओए 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 ओए। अच्छा, इसने एक वो किया, द बॉय इज वेरी हीरोइक एंड एडमेंट। अच्छा, एक वर्ड इसने यूज किया एडमेंट। ये जो नए स्टूडेंट्स है ना उनको पता चलेगा आगे आके, जैद 1 महीना पुराने स्टूडेंट है। एडमेंट का मतलब है जिद्दी, किसी काम के ऊपर अड़ जाना। और तीसरी चीज क्या बोली, एबिट। हैबिट का मतलब मैंने अभी शुरू क्लास में बताया था कि क्या होता है, हेल्प। मतलब सोचो एक जुमला इसने बनाया, सामने वाले की धज्जियां उड़ जाएगी, 3 लफ्ज उसने ऐसे यूज कर दिए है। तो खैर जाहिर बात है जब वोकेबलरी सीखोगे, ये 1 महीने से सीख रहा है वोकेबलरी, तो डेफिनेटली इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो बनाने लग जाओगे, गुड। अच्छा, द लास्ट वर्ड ऑफ टुडे इज हेट्रोजीनियस। अच्छा, हेट एब्सोल्युटली, जैसे हेजी का मतलब था ना धुंधला होना, क्लियर ना होना, हेट्रोजीनियस का भी मतलब वही है। तो सर फिर हेजी में और हेट्रोजीनियस में फर्क क्या है? बहुत बारीक सा फर्क है। मैंने क्या बताया था, हेजी ना दोनों चीजों में यूज हो सकता है, एक चीज में। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल सही बताया। नाम क्या बेटा आपका? आयजा। तो आयजा एक्सप्लेन्ड इट परफेक्टली कि हेजी दोनों चीजों में यूज हो रहा होता है। हेजी इसमें भी यूज हो रहा होता है एट द सेम टाइम कि भाई धुंध की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा, और सर आपने जो पढ़ाया वो बड़ा हेजी था। जबकि हेट्रोजीनियस, सर आपने जो पढ़ाया वो बड़ा हेट्रोजीनियस था, ये धुंध के तौर पे यूज नहीं हो सकता। मतलब इसका भी यही है कि क्या है, क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर। क्योंकि नॉट क्लियर, मिस्टी, फॉगी एक ही मतलब है, लेकिन हेजी मौसम पे भी यूज होता है और क्लियर ना होने पे भी यूज होता है। जबकि हेट्रोजीनियस सिर्फ क्लियर ना होने पे यूज होता है। जैसे कि द कंसेप्ट गिवन बाय द टीचर वॉज हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, एक मुश्किल लफ्ज है, लेकिन अच्छा वर्ड है बहुत ज्यादा। एच तक की हमारी वोकेबलरी हो गई है। अच्छा, वैसे तो हमें क्लास का टाइम हो गया है, लेकिन मैं एक चीज़ ये नोटिस कर रहा था कि आप लोगों को ना अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और आप लोगों का जो इंट्रोडक्शन है बेसिकली वो आप लोगों के बारे में सब कुछ बताता है। कि अगर आप कहीं पर भी जाते हो, द वे यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इज द फर्स्ट इंप्रेशन यू आर पुटिंग ऑन समवन एल्स माइंड। So you have to be very strong on your introduction, because if you are going for a job interview, if you are going to do a business deal, the way you introduce yourself is basically the way you are putting the impression on someone else. समझ आ रही है बात? तो जो नए बच्चे हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं बोर्ड पे आके। आ जाओ।
आओ। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आगे जाके इस लेवल पे आना है कि यहाँ पर बोर्ड पे आके 30 मिनट की इंग्लिश की स्पीच देनी है, तगड़ा तो होना पड़ेगा। क्यों भाई? सर्कल ऑफ इंट्रोडक्शन में सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है योर नेम। हेलो एवरीवन या अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहम्मद अजान। ठीक है। अच्छा, यूजुअली लोग जो है ना वो अपनी एज बताते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। ठीक, ठीक है। जैसे कि हेलो माय नेम इज मोहम्मद अजान एंड आई एम 65 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शनल है। नहीं। अच्छा, नेम, एज, इसके बाद होता है क्वालिफिकेशन, या फादर नेम भी बता सकते हो। ज़रूरी देखो, असल में ना हर जगह पर एज नहीं बतानी होती। उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। जैसे कि जॉब्स का इशू होता है, तो इसलिए जो है वो हर जगह पर एज नहीं बता सकते। कहीं पर हमें ओवर एज लगना होता है और कहीं पर अंडर एज। तो इसलिए अच्छा, कुछ जगहों पर जैसे अभी नॉर्मल इंट्रोडक्शन दोगे तो एज बता सकते हो। अब कुछ जगहों पर जो है वो जॉब करने जा रहे हो, तुम्हारे अंदर हर चीज़ अच्छी है, तुम हो 21 साल के, तो कहीं न कहीं जो है ना, वालेकुम अस्सलाम बेटा, आगे बैठ जाओ। कहीं न कहीं जो है ना वो तुम्हें वो प्रॉब्लम करेगी ये चीज़। और अच्छा, सबसे अच्छा इसके बाद जो है वो अपना फादर नेम जो है वो बता सकते हो। मदर नेम मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब ये आ रही है वो सारी चीज़ें। फिर इसके बाद जो है वो अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी है, योर। जैसे कि माय नेम इज़ मोहम्मद अज़ान, आई एम 75 ईयर्स ओल्ड, माय फादर नेम इज़ XYZ, आई कंप्लीटेड माई मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कराची। अच्छा, क्वालिफिकेशन के साथ साथ, क्वालिफिकेशन के साथ साथ अगर ग्रेड्स अच्छे आए हुए हैं और कुछ उखाड़ा हुआ है ज़िंदगी में, तो वो बराए मेहरबानी बताते चलना। कि जैसे मैं अगर बताऊं कि आई हैव डन माई मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कराची, I secured 89 percentage in my matric examination. Then I started my intermediate from a government college in Karachi, and I secured sixth position in Karachi, and I secured 93 percentage. मतलब मैंने अपनी क्वालिफिकेशन तो बताई, उसके साथ अपने ग्रेड्स और अपनी परसेंटेज और अपनी पोजीशन चिपका दी। अगर अच्छी परसेंटेज और पोजीशन है, ये नहीं कि हेलो माय नेम इज मोहम्मद अजाना एंड दिस दिस ईयर ओल्ड, माय फादर नेम इज दिस, आई पास्ड माय मैट्रिक बट आई एम हैविंग फोर सप्लीज। हाँ, तो फेंकना पड़ता है बेसिकली ना। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, इंटरव्यू की ना एक लाइन बड़ी फेमस है। इंटरव्यू इज बेसिकली द लाइज बिटवीन टू पीपल्स। इंटरव्यू इज बेसिकली द बिगेस्ट लाई बिटवीन टू पीपल्स। दो लोग बैठ के सबसे बड़ी दुनिया की झूठ बोलते हैं इंटरव्यू में। ये एक फैक्ट है। आप अपनी हकीकत कभी भी नहीं बताते। अब जैसे कि जो बच्चे थोड़े पुराने हैं, अभी आप लोग भी उस चीज़ पे आओगे कि अगर आप लोग जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हो और आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट वीकनेस, तो बच्चे यूजुअली ये बता रहे थे कि हम थोड़े पंचुअल नहीं होते कभी कभार, हम कभी कभार एबसेंट हो जाते हैं। ये तो बताना ही नहीं है। आपने ये बोलना है माई बिगेस्ट वीकनेस इज दैट आई एम वेरी वर्कोहॉलिक पर्सन। Usually, I am that much engaged in my work that I sometimes forget my family as well. I sometimes forget my me time as well. इंप्रेशन सामने वाला तो बोलेगा, अरे ये तो अपने काम का बंदा है, ये इतना काम करता है कि अपने आप को भूल जाता है, इसी को रखो। तो ऐसी बड़ी टिप्स और टेक्निक्स है जो आगे आगे पता चलती रहेंगी। अच्छा, इसके बाद ग्रेड्स के बाद आप लोग बताओगे अपना अपनी हॉबीज। अच्छा, हॉबीज का मतलब जो है ना वो होता है कि आप यूजुअली अपने फ्री टाइम में क्या करते हो। किसी की बुक रीडिंग हॉबी हो सकती है, किसी की क्रिकेट हॉबी हो सकती है, किसी की फुटबॉल हॉबी हो सकती है, स्पोर्ट्स भी हो सकता है, रीडिंग भी हो सकती है, ड्राइंग भी हो सकती है, आर्ट्स भी हो सकता है। नहीं, सोना हॉबी में नहीं आएगा। तो अच्छा, इसी के साथ साथ हमारे पास पॉइंट 7 जो होगा वो आ रहा होगा पैशन, अगर इफ एनी। वो होगा 8वां पॉइंट, करियर, यानी कि या फिर फ्यूचर। और फिर एंड हमने करना है, इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। मतलब ये एक इंट्रोडक्शन सर्कल याद कर लो।
अब अगर इसको इनकॉर्पोरेट करते हुए मैं अगर तुम लोगों से बात करूं तो मैं कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अपने आप को, ये देख लो। इसके बाद ऑफ करना, कल नए बच्चे अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे बोर्ड पे आके। Assalamu alaikum to all of you. My good name is Muhammad Azan and I am XYZ years old. My father name is this. I completed my matriculation from Karachi and I secured 89% in my matric examination. Then I got enrolled in intermediate and I secured 6th position all over Karachi in intermediate examination by securing 93%. After that, I did graduation from University of Karachi. I also did a lot of courses from Portugal and Spain. Above that, I am currently pursuing my career in chartered accountancy and I am a CA finalist. यहाँ पर मेरी क्वालिफिकेशन पूरी हो गई। क्या चीज़? ये क्वालिफिकेशन मेरी सही में है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो अगर हॉबीज़ की बात की जाए तो माय हॉबी इज टीचिंग। हॉबी का मतलब होता है जो रोज़मर्रा की आपकी वो है, टीचिंग एंड बुक रीडिंग। अगर बुक रीडिंग डाल दिया ना तो एक चीज़ ये भी ऐड कर दो। राइट नाउ आई एम रीडिंग अ बुक एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। एक बुक का नाम भी डाल दिया जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी, ठीक है। इसके बाद जो है वो 7 पे आ जाता है पैशन। आई एम वेरी पैशनेट इन प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड आई एम वेरी पैशनेट टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, ठीक है। अपना पैशन भी ऐड कर दिया। और आखिरी चीज होगी करियर। माई एम इज टू बिकम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ कैंपसेस ऑफ माई इंस्टीट्यूशन। अपना एक फ्यूचर भी मैंने बता दिया। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन, कोई इसमें एक्स्ट्रा वो चीज़ नहीं है, बेसिक सी चीज़ है। कल आप लोगों ने कोई डिफिकल्ट वन नहीं, बिल्कुल लेमैन जबान में ये इंट्रोडक्शन है। तो कल ये इंट्रोडक्शन आपने 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 और आपने देना है। ऑफ कर लो।